हेलो दोस्तों, अनमोल स्टोरी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सपने सुहागरात की, जिसका ये पार्ट 3 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उधर निशा का चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। बेमन से वह घर के कामों में सास का हाथ बताती, सबके साथ उदासीन सा व्यवहार करती। उसके अंदर की सुगंध गृहिणी और बेहतरीन कुक मानो खो से गए थे। बस किसी तरह दिन काट रही थी। सास उसे कई बार कह चुकी थी कि राजी को मूंगली दाल मखनी और मिस्सी रोटी बहुत पसंद है, उसके लिए बना दे, मगर वह टाल देती। 6 महीने बीत गए। राजीव अपने वादे पर खरा उतरा था। उसने भूलकर भी कभी निशा के करीब आने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी निशा को जताया कि उसे कोई शिकायत है। इसके विपरीत वह हमेशा निशा को खुश रखने की कोशिश करता। एक समर्पित पति की तरह अक्सर ही निशा को कभी मूवी, कभी रेस्टोरेंट तो कभी मंदिर ले जाता। उसकी छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखता। इन्हीं दिनों उषा ने एक बेटे को जन्म दिया। उषा की सास की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं थी। जच्चा बच्चा के साथ साथ घर की समुचित देखरेख करने का सवाल के सामने खड़ा हो गया। इस स्थिति का जैसे ही निशा को पता चला, उसने 10-15 दिन उषा के घर रहकर उसकी गृहस्थी में हाथ बटाने का प्रस्ताव रखा। राजी और उसकी मम्मी ने भी सहज स्वीकृति दे दी। निशा उषा के घर चली गई। उन्हीं दिनों रामनिवास का अपने भाइयों के साथ चल रहा बंटवारे का मुकदमा जिरह के स्टेज पर आ गया। यदि रामनिवास मुकदमा जीत जाते तो लगभग 15 करोड़ की संपत्ति उनके हिस्से में आ जाती। दोनों बाप बेटे रोज कचहरी जाते, घंटों वकीलों संग माथा मारते। आखिरकार जिरह पूरी हुई। 3 दिन बाद फैसला सुनाने की तिथि निश्चित की गई। जिस दिन जिरह पूरी हुई उसी रात राजीव के मामा को, जो मेरठ में रहते थे, अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। रामनिवास और उनकी पत्नी को मेरठ जाना पड़ा, जहाँ 1 हफ्ता लग जाना मामूली बात थी। निशा अपनी बहन के घर और माता पिता मेरठ, राजीव घर में अकेला रह गया। उधर निशा ने उषा की गृहस्थी बखूबी संभाल ली। उसने बड़ी लगन से उषा और उसकी सास की समुचित देखभाल की, घर का ध्यान रखा। यहाँ रहने के दौरान अजय के शानदार व्यक्तित्व का जादू और इनकी शानो शौकत उषा के सर चढ़कर बोलने लगी थी। वह अक्सर अपने ससुराल और उषा के ससुराल की तुलना किया करती, राजीव और अजय की तुलना किया करती और मन ही मन अपनी किस्मत पर कोड़ती रहती। घर के कामों के अलावा जब भी समय मिलता, वह और अजय खूब हंसी मजाक किया करते, ताश खेलते, टीवी देखते। उसे यहाँ आए 5वां दिन था। निशा ने सबको खाना खिलाया। उषा और उसकी सास को अलग अलग आहार बनाकर दिया, दवाइयाँ दी। सारा काम निपटा कर अपने कमरे में, जो कि उषा के बेडरूम के बगल में था, सोने चली गई। पलंग पर लेटते ही उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद अचानक उसे अपने बदन पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ तो उसकी नींद खुल गई। कमरे में जलती हुई नाइट बल्ब मध्यम रोशनी में उसने देखा कि अजय उसके बगल में बैठा है और उसके हाथ में उसके जिस्म पर नैतिकता की सीमा लांघकर फिर रहे हैं। वह बुरी तरह चौंक कर उठ बैठी। उसकी जुबान को ताला सा लग गया। कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। उसकी चुप्पी का अजय ने कुछ और ही मतलब समझा। उसका हौसला और बढ़ गया। उसने निशा के चेहरे को बाहों के घेरे में लेकर उसके होठों को चूमने की कोशिश की और कान में फुसफुसाया, आई लव यू निशा, आओ इस रात को हसीन बना दें। अजय की कुत्सित इरादों को भांपती ही निशा जैसे शक्ति की हालत से बाहर निकली। वह तड़प कर उससे परे होती हुई अजय चेहरे पर एक जोर का तमाचा लगाया और नफरत भरे स्वर में बोली, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अगर मुझे उषा का ख्याल ना होता तो सारे घर के सामने आपको नंगा कर देती। गेट आउट। जिल्लत और शर्म से भरकर अजय चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही निशा बिलक पड़ी। आज मानो वह एक क्षण में दुनिया से बाहर निकली थी। अजय की जिस छवि के सम्मोहन ने उसकी सोच को जकड़ रखा था, वह आज तार तार हो गई। रोते रोते उसके जेहन पर राजीव का निष्पाप चेहरा उभरा, जो अजय जितना सुंदर भले ही ना हो, मगर जिसे सच्चाई का नूर टपकता था।
उसके जेहन पर राजीव से जुड़ी यादें उभरने लगी। कैसे उसने बेकसूर होते हुए भी बिना शिकायत निशा की ज्यादती सही थी। कैसे वह हर वक्त उसकी खुशियों की परवाह किया करता था। उसे याद आया कि पिछले दिनों एक शादी समारोह में अजय जहां गर्भवती उषा को छोड़कर अकेला लड़कियों के साथ चहलबाजी, फ्लर्ट और मस्ती में डूबा था, वहीं राजीव सारे समारोह में उसके साथ साथ रहा था। राजीव के लिए तो मानो निशा के आगे दुनिया खत्म थी। बड़ी मुश्किल से सदियों की तरह लंबी वो रात गुजरी। सुबह होते ही निशा ने अपना सामान पैक किया और उषा की सास के कमरे में जाकर कहा, आंटी जी, मेरा मन जरा ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, आप उषा को बता देना। और उनका जवाब सुनने से पहले ही वह बैग उठाकर घर के बाहर निकल गई और टैक्सी पकड़कर सीधे अपने घर पहुंची। सुबह के 8 बजे थे। राजीव घर पर अकेला बैठा ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। निशा को देखकर वह हैरान रह गया। अरे, तुम तो 8-10 दिन बाद आने वाली थी। मेरा मन नहीं लगा वहाँ, इसीलिए लौट आई। आपने नाश्ता कर लिया? वह अपनेपन भरे स्वर में बोली। नहीं, अभी तो बस उठा हूँ। आज हमारे बंटवारे के मुकदमे का फैसला आना है। 9 बजे कचहरी जाना है, वहीं से दुकान पर चला जाऊंगा। शायद आज लंच के लिए घर ना आ सकूं, बाहर ही कुछ खा लूंगा। आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। राजीव ने सहमति से सिर हिलाया, टीवी ऑफ किया और बाथरूम में घुस गया। ड्राइंग रूम में अकेली खड़ी निशा ने सारे घर पर निगाह दौड़ाई। आज घर का जर्रा जरा उसे अपना स्वागत करता महसूस हो रहा था। उसने एक ठंडी सांस ली और किचन में घुस गई थी। राजीव के नहा धोकर तैयार होने तक निशा ने सैंडविच और चाय बना ली और उसे सर्व कर दिया। जब तक वह नाश्ता करके उठता, निशा ने फटाफट गोभी के 2 पराठे और आम का मीठा अचार एक टिफिन में पैक कर। राजीव अपना बैग लेकर घर से निकलने को हुआ तो वह फटाफट टिफिन लेकर आई और उसे थमा दिया और अधिकारपूर्ण भाव से बोली, बाहर का खाने की कोई जरूरत नहीं, यह गोभी के पराठे पैक कर दिए हैं, लंच में खा लेना। निशा के बदले बदले अंदाज राजीव को भी महसूस हो रहे थे। जरूर ये उसका वहम है, उसके मन ही मन सोचा। फिर भी मन में एक अजीब से हर्ष का अनुभव करता उसने टिफिन बैग में रखा और विदा हो गया। पीछे घर में निशा अकेली रह गई। उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। गृहिणी की उपस्थिति के अभाव में घर अपेक्षानुरूप बिखरा पड़ा था। उसमें साड़ी का पल्लू कमर में घुसा और मनोयोग से घर को व्यवस्थित करने में जुट गई। शाम तक वह लगी रही। इस दौरान उसने अपना सारा हुनर इस्तेमाल कर लिया और शाम होते होते जो घर सुबह कबूतर खाना हो रहा था, वह एक सुव्यवस्थित आशियाना बन गया।